चलो तो पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 बड़ा प्यारा सवाल है। इसमें क्या बोल रहा है, एक परफेक्ट कंडक्टर है। परफेक्ट कंडक्टर मतलब जिसमें कंडक्टर का जो प्रॉपर्टी सब लिखा है सारा एकदम फॉलो हो रहा है एकदम मजे से, ठीक है। तो कंडक्टर ऐसे है कुछ शेप में, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके अंदर एक कैविटी जो इलिप्सॉइड के शेप का है ना। बोलोगे सर इलिप्सॉइड क्या होता है, इलिप्सॉइडल क्या होता है? तो बेसिकली देखो इलिप्स एक 2D पिक्चर है। अंडा समझते हो, अंडा तो 3D पिक्चर है। तो अंडा भी लगभग ऐसे समझ सकते हो कि इलिप्स को घुमा दोगे 3D में तो क्या बन जाएगा, अंडा। तो वही है कैविटी इलिप्टिकल शेप का, ठीक है। 2D में बोलो तो इलिप्टिकल है, 3D में उसी को बोलते हैं इलिप्सॉइड। मतलब एक इलिप्स को किसी एक्सिस के अबाउट घुमा दोगे ना तो जो शेप बनता है उसी को क्या बोलते हैं, इलिप्सॉइड, ठीक है। चलो सवाल देखो क्या क्या बोल रहा है। इसमें करेक्ट एक है, सिंगल करेक्ट है ना। चलो तो इसमें देखो कुछ पॉइंट दिया हुआ है कि यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ, यहाँ पे पॉइंट ए बोला है और यहाँ पे पॉइंट बी बोला, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा सा सवाल, ठीक। क्या पहला पॉइंट बोल रहा है, देखो सी पॉइंट तो करेक्ट है, एक बार में आपको दिख जाएगा। सी पॉइंट बोल रहा है पोटेंशियल एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। तो हम आपको बता चुके थे सरफेस ऑफ कंडक्टर एंड कोर ऑफ द कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल, है ना। तो ए और बी तो इक्विपोटेंशियल होगा ही, तो सी तो सही हो गया। तो चाहो तो बाकी ऑप्शन पढ़ो भी नहीं क्योंकि सिंगल करेक्ट है। बट हम हर ऑप्शन पे ये बताना चाहेंगे कि वो गलत क्यों है या सही क्यों है। अगला सवाल बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए इन द कैविटी। ए के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए के करीब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है, बी के करीब, जिसको हम तुरंत गलत प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, ये दूरी मान लो एल ए है, क्या है, और ये दूरी एल बी है, ठीक है। अच्छा इस जगह क्यू पे जो पोटेंशियल है उसको कुछ मान लो वी क्यू, क्या मान लो, वी क्यू, ठीक है, ठीक। और पोटेंशियल ऑफ ए और पोटेंशियल ऑफ बी क्या है, सेम है। कैसे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जवाब दो ना। तो अगर हम लिखना चाहें ऐसे वी बी माइनस वी क्यू, वी बी माइनस वी क्यू, तो यहां पे लिख सकते हो इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल, ई डॉट डीएल बी रीजन के आसपास। अरे है ना, कोई दिक्कत? अच्छा हर जगह सेम थोड़ी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थोड़ी पता है, इसीलिए लिख रहे हैं बी रीजन के आसपास, इस रास्ते से चलना है, ठीक। और यहां से ए की तरफ चलते हैं तो क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी क्यू बराबर माइनस ए रीजन के आसपास का इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल। अरे चेंज इन पोटेंशियल का डेफिनेशन बेसिक एकदम चल रहा है। ध्यान से अगर देखो तो यहां कम दूरी चलने पे वही पोटेंशियल ड्रॉप आया है जो यहां ज्यादा दूरी चलने पे आया। यहां जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा और यहां जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम होगा। कैसे, अबे जो ए का पोटेंशियल वही बी का पोटेंशियल, और क्यू का पोटेंशियल तो कॉमन है, तो क्यू से ए तक में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वही पोटेंशियल ड्रॉप क्यू से बी तक में है, क्योंकि ए और बी का पोटेंशियल क्या है, सेम है, ठीक। तो यहां पे कम दूरी चलने में पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हुआ, या ऐसा समझो यहां से जितना इतना दूर चले, कम दूरी चले कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, और यहां ज्यादा दूर चले कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, और पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, दोनों में सेम है। अरे है ना, लेकिन यहां चलना कितना पड़ा, ज्यादा, तो ऑब्वियसली यहां फील्ड कमजोर होगा और इस रास्ते पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। समझ में आया? अरे समझ में आया। तो पहला पॉइंट गलत कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए इन द कैविटी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड नियर बी, नहीं, ए के पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ए के करीब जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में ज्यादा होगा, है ना। समझ में आया? तो पहला पॉइंट क्यों गलत था।
दूसरा पॉइंट, चार्ज डेंसिटी एट ए इक्वल टू चार्ज डेंसिटी एट बी। बोला चार्ज डेंसिटी सेम होगा ए और बी पे, चार्ज डेंसिटी सेम होगा ए और बी पे। तो इसमें कुछ बच्चे जवाब देते हैं नहीं सर बी पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा और ए पे चार्ज डेंसिटी कम होगा, क्योंकि बी पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है और ए पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है। तो उसको एक एक थप्पड़ मारो, और अगर आप खुद सोचे हो तो अपने गाल पे एक एक थप्पड़ मारो, ठीक है। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला फंडा था ये तब वैलिड था जब कोई एक्सटर्नल चार्ज नहीं रखा हो, जब कोई बाहरी चार्ज नहीं हो। याद करो, जब यहाँ पे बाहरी चार्ज रखा हुआ है तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से नहीं होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ कम है या कहाँ ज़्यादा होगा, बशर्ते चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से होगा कि जहाँ भी कोर है वहाँ पे फील्ड क्या बन जाए, जीरो बन जाए, ठीक है। याद करो कुर्बानी, हम बता चुके हैं ये पॉइंट, 5 पॉइंट के बाद ये पॉइंट लिखे थे, छठा पॉइंट, कि जब कंडक्टर आइसोलेटेड हो तब ये कर्वेचर वाला फंडा काम में आता है। ये आइसोलेटेड नहीं है, यहाँ पे एक चार्ज है ना, तो ये इसके नजदीक वाला पॉइंट आप ऐसे भी सोच सकते हो, तो यहाँ ज्यादा चार्ज इंड्यूस होगा, और ये थोड़ा सा दूर पॉइंट है तो वहां कम चार्ज इंड्यूस होगा। दूसरा आप ऐसा सोच सकते हो कि अभी तुरंत बोलें कि यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्गर है, मतलब वहां ज्यादा फील्ड लाइन जा रहा होगा, और ऐसे सोचो ना ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ कुछ निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ भी कुछ निगेटिव चार्ज आएगा। अब चूंकि फील्ड स्ट्रांग है तो यहां ज्यादा फील्ड लाइन जा रहा होगा, ध्यान से सोचना, अरे होगा, और इधर फील्ड लाइन परपेंडिकुलर ही टर्मिनेट होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा दूर दूर होगा, टर्मिनेट कहाँ हो रहा, निगेटिव चार्ज पे, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन इधर कम होगा इधर ज्यादा होगा, मतलब यहाँ नंबर ऑफ चार्ज निगेटिव चार्जेस ज्यादा होंगे, उस हिसाब से प्रोपोर्शनली सोच सकते हो। अरे हम नंबर ऑफ फील्ड लाइन एग्जैक्टली थोड़ी ड्रॉ करते हैं, तो प्रोपोर्शनल होता है ना, तो ऑब्वियसली इधर चार्ज का इधर नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा है तो यहाँ पे चार्ज ज्यादा जमा हुआ होगा और यहाँ पे चार्ज कम जमा हुआ होगा, तो चार्ज डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगा, ए पे, और बी पे चार्ज डेंसिटी कम होगा, ठीक है। तो देखो सारा कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहा है, यहाँ पे फील्ड का कॉन्सेप्ट लिए, फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट लिए, है ना, और कंडक्टर का कॉन्सेप्ट तो आ ही रहा। तो जब तक याद अच्छे से नहीं रखोगे सारा पॉइंट तो गड़बड़ होगा। अगला पॉइंट क्या पूछा, हाँ सी तो बता ही दिया, सी सही है। उसके बाद बोल रहा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ कैविटी इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ कैविटी, मतलब यहां से टोटल फ्लक्स कितना जा रहा होगा, तो गॉस लॉ लगाओ। यहां पे गॉसियन सरफेस लोगे, अरे गॉसियन सरफेस लोगे और ये कंडक्टर में ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी ए होगा, और आपको पता होगा कि इससे फ्लक्स टोटल क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। आप बोलोगे सर लेकिन यहाँ पे तो क्यू चार्ज रखा हुआ, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट से अगर सोचेंगे तो सर, तो हम आपको उस दिन भी बताए थे कि यहाँ पे -4 इंड्यूस होना पड़ेगा हर जगह। कितना चार्ज आएगा, -q चार्ज आ जाता है, याद करो, कोई पॉइंट नहीं याद है। कैविटी विथ चार्ज का पहला पॉइंट था कि कैविटी के सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस होता है, तो जितना रखा हुआ है उसका उल्टा। तो यहां पे बाहर में भी चार्ज आ जाएगा, कितना, प्लस क्यू, क्योंकि टोटल चार्ज जो कंडक्टर पे वो जीरो है। कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है। तो सारा पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दिए हैं, ए बी सी डी, है ना, तो सारा पॉइंट एक्सप्लेनेशन के साथ नोट करो। सी पॉइंट इक्विपोटेंशियल है, क्यों, क्योंकि सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड कोर ऑफ द कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल, तो इसलिए सी सही है। अब पहला पॉइंट क्यों नहीं सही है, तो वो प्रूफ कर दिए यहाँ पे। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों जगह पे सेम है, लेकिन एक जगह पे कम दूरी चलना पड़ा और एक जगह ज़्यादा दूरी चल रहा, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड उधर मजबूत रहा होगा जिधर कम दूरी चलना पड़ा, तो वो पॉइंट लिखोगे। तीसरा कि चूंकि ए के करीब फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स वहाँ जरूर ज़्यादा रहा होगा, और बी के आसपास फील्ड लाइन क्या है, थोड़ा सा वीक होना है, मतलब दूर दूर रहना पड़ेगा। दैट मीन जो चार्ज ज़्यादा उधर जमा हुआ होगा और यहाँ कम जमा हुआ होगा। दैट मीन्स ए पे सरफेस चार्ज डेंसिटी
ज्यादा हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा यहाँ सिग्मा का बात कर रहा है ना। तो ए के आसपास सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा और बी के आसपास सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर से सोचोगे तो उल्टा आंसर आ रहा है, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर से यहां सोचना ही नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से सोचना पाप है। समझ में आया? तो जल्दी से इसको नोट करो। फिर अपना कौन सा सवाल करने बोले थे? 77 बोले थे, ये कर लो जल्दी से, फिर 77 डिस्कस करते हैं। सेवेंटी सेवन में सिर्फ लैंग्वेज का फंडा है और कुछ खास नहीं है, वो समझा देते हैं आपको। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है लेकिन ऐसा ही लैंग्वेज यूज होता है, ठीक है। तो ये लिख लो हर पॉइंट को अच्छे से। सीट नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ था पिछले वीडियो के, ठीक है। और नहीं मिला तो यहाँ क्वेश्चन दिख जाएगा 77। देखो इसमें क्या है ना, दो कंसेंट्रिक सेल दिया हुआ है। ये एक कंडक्टर नहीं बोल रहा, ये दो कंसेंट्रिक सेल है जिसमें कि अंदर वाले का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और बाहर वाले का पोटेंशियल 5 वोल्ट है। ये मान लो जिसका रेडियस ए है उसको मान लेते हैं स्फेयर ए, और जिसका रेडियस बी है मान लेते हैं उसको स्फेयर बी। तो स्फेयर ए का पोटेंशियल बोला 10 वोल्ट और स्फेयर बी का पोटेंशियल बोल रहा है 5 वोल्ट, ये बोला ना। हाँ, अब ध्यान से सुनो, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज हो जाते हैं वो सुनो। वो सोचते हैं कि मान लेते हैं स्फेयर ए पे चार्ज क्या है, क्यू ए, और स्फेयर बी पे चार्ज क्या है, क्यू बी। तो उनको लगता है कि ये जो 5 वोल्ट है, ये जो 5 वोल्ट है स्फेयर ए के लिए, वो होगा के क्यू ए बटे ए, ठीक है। अरे स्फेयर का पोटेंशियल उनको याद होता है के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। तो वो बोल देते हैं कि ए का जो पोटेंशियल है वो होगा के चार्ज ऑन ए बटे ए, और बी का जो पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू बी अपॉन बी। अरे होगा, ध्यान से सुनते जाना मेरी बात, ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। और ये कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट और ये दिया हुआ है 5 वोल्ट। तो ये गलत, आपका ये सोचना सरासर गलत है, क्योंकि पोटेंशियल बेसिकली चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर्टी नहीं, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस, वो जगह का प्रॉपर्टी होता है। तो जैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं ना, वैसे ही कभी भी पोटेंशियल की बात करते हैं तो उस जगह का नेट पोटेंशियल लिखते हैं। समझ में आ रहा है? उस जगह का नेट पोटेंशियल लिखते हैं, ना कि अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण अलग अलग पोटेंशियल लिखते हैं। याद करो कुर्बानी, पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज पोटेंशियल इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ अफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन द वर्ल्ड का स्केलर मेथड। वो क्या था? पोटेंशियल। और जब वेक्टर मेथड था तो क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। वेक्टर मेजरमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और स्केलर मेजरमेंट पोटेंशियल है। तो आप बोलो कि सर फिर ये 5 वोल्ट और 10 वोल्ट है क्या? 5 वोल्ट और 10 वोल्ट है क्या? तो वो बेसिकली इस स्फीयर का नेट पोटेंशियल और बाहर वाले स्फीयर पे नेट पोटेंशियल है, ठीक है। कैसे लिखा जाएगा वो देखो। अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल लिखना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे पोटेंशियल इस स्फीयर के कारण लिखेंगे, कितना होगा? ए के सरफेस पे जो पोटेंशियल लिख रहा है उसको मान लेते हैं वी ए, तो वो लिखोगे इसके कारण पोटेंशियल के क्यू ए बाय ए प्लस, इतने से काम नहीं चलेगा, इसके कारण भी यहां पे पोटेंशियल लिखना पड़ेगा।
तो किसी भी स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर होता, पोटेंशियल जीरो नहीं होता, अंदर पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर होता है। यानी यहां पे पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बी बटा बी, और ये है आपका 10 वोल्ट। क्या है, 10 वोल्ट। उसी तरह यहां पे कहीं बाहर जब पोटेंशियल लिखेंगे तो बाहर दो के कारण पोटेंशियल होगा, एक बाहर वाले स्फीयर के कारण क्या होगा, बोलो, के क्यू बी बाय बी प्लस, अब अंदर वाले स्फीयर के लिए बाहर का पॉइंट है तो बाहर पे पॉइंट पे पोटेंशियल होता है के क्यू बाय एक्स, तो ये हो जाएगा के क्यू ए बाय बी, के क्यू ए बाय बी, और ये कितना दिया हुआ है, 5 वोल्ट। समझ में आया, अरे समझ में आया, ये खास बात है इस सवाल में, और कुछ खास नहीं है इस सवाल, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि बताओ, छोटे वाले स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल बता रहा है यहां पे, बताओ को, तो यहां पे पोटेंशियल लिखोगे तो इसके लिए भी अंदर पॉइंट, तो के क्यू ए बाय ए, और इसके कारण भी अंदर वाला पॉइंट, तो के क्यू बी बाय बी, 10 वोल्ट। दूसरा तरीका, यहां पे पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट, और इसके अंदर जाएंगे तो फील्ड क्या हो जाएगा, 0। यहां पे फील्ड होगा, यहां पे फील्ड इसके कारण होगा, अंदर वाले स्फीयर के कारण, लेकिन यहां पे फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो ई डॉट डी एल, डेल्टा बी बराबर माइनस ई डॉट डी एल, तो डेल्टा बी 0 आ जाएगा, मतलब चेंज इन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0। मतलब जो पोटेंशियल यहां होगा वही पोटेंशियल यहां होगा, यहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट तो यहां का भी पोटेंशियल 10 वोल्ट, सीधा सीधा। अरे समझ में आया, पक्का, तो लिख लो जल्दी से। उसका 79 80 पैराग्राफ है, कंप्रिहेंशन टाइप का है, ठीक है, सॉरी, चलो यहां तक लिखो जल्दी से, हर पॉइंट नोट करो अच्छे से। चलो ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो इसमें ये मत समझना कि 2 कंडक्टर रखा हुआ है, इसमें बोल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन्फिनिटी पे 0 लेना है ना, और डिस्टेंस फ्रॉम द स्फेरिकल सेल, ये स्फेरिकल सेल है, लेकिन ये थीन सेल नहीं बोल रहा, ये थीन सेल नहीं बोल रहा, ठीक है। दैट मीन्स इसका क्या मतलब है पता है, इसका मतलब है कि ये कैविटी है और ये कंडक्टर का बाहर वाला सरफेस है, यानी इस हिस्सा में पूरा का पूरा मेटल है। समझ में आया, अरे समझ में आया, तो यहां पे कितना सरफेस है, सरफेस कितना है, 2 सरफेस है, हाँ 4 सरफेस मत कर देना, 2 सरफेस है, एक कैविटी का सरफेस, एक आउटर सरफेस। तो क्या बोल रहा है कि सेंटर पे क्यू चार्ज रख दिए, तो अब तो आपको पॉइंट ही याद हो गया है, जैसे यहां क्यू चार्ज रखोगे तो यहां माइनस क्यू आ जाएगा, अरे आ जाएगा, कैसे, गॉस लॉ से, एक गॉसियन सरफेस ले लेना, उसमें फ्लक्स क्या होना पड़ेगा, 0, तो फ्लक्स 0 होगा तो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट करोगे, तो इसके कारण वहां पे माइनस क्यू चार्ज आएगा। अगर यहाँ माइनस क्यू चार्ज आया तो बाहर वाले सरफेस पे प्लस क्यू आना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन से, क्यों, क्योंकि टोटल चार्ज जो था कंडक्टर का वो तो 0 था, तो बाहर वाले सरफेस पे प्लस क्यू आ जाएगा। और चूंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको देख के ही पता चल रहा होगा सिमेट्रिकल है, तो सारा का सारा स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, है ना, माइनस क्यू स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, प्लस क्यू भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अरे होगा ना, प्लस क्यू यूनिफॉर्मली क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि इन दोनों का असर तो अंदर ही खत्म हो गया, तो ये तो बाहर वाले प्लस क्यू को अफेक्ट नहीं कर रहा, और बाहर कोई चार्ज है नहीं। अगर बाहर कोई चार्ज नहीं है तो हम आपको बताए थे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रेडियस ऑफ कर्वेचर के अनुसार होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह कैसा है, सेम है, तो ये क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बेसिकली आपके पास जो एक कंस्ट्रक्शन मिलेगा, आप उसको इसको ऐसे भी समझ सकते हो, दिस इज इक्विवेलेंट टू एक क्यू चार्ज सेंटर पे, एक माइनस क्यू का स्फीयर, ठीक, और फिर एक स्फीयर प्लस क्यू का। अब पहला सवाल क्या पूछ रहा है 79 में,
चार्ज माइनस क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो बता ही दिया आपको कि इनर सरफेस पे माइनस क्यू आएगा और बाहर वाले सरफेस पे प्लस क्यू। अरे इसमें यहाँ पे सॉरी इस पे माइनस क्यू चार्ज पहले से भी था, ठीक है, तो इस पे आ जाएगा प्लस क्यू माइनस क्यू, माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ था पहले से, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ था पहले से। तो कोई भी चार्ज दोगे जो कंडक्टर को, वो कहां जाके डिसाइड करता है, आउटर सरफेस पे, है ना, कैविटी के सरफेस पे नहीं आता चार्ज, बता चुके हैं। चलो, कैविटी के सरफेस पे जो चार्ज आया, क्यों आया था, वो तो इस चार्ज के कारण आया था, गॉस लॉ। चलो, तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बोल रहा है माइनस क्यू चार्ज ऑन इनर सरफेस एंड माइनस क्यू प्लस क्यू ऑन आउटर सरफेस। दो ही सरफेस है यहाँ पे, किसी को चार दिख रहा है तो गधे हो। अगला सवाल है, एज्यूम द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जीरो एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, मतलब यहां कहीं पूछ रहा, अरे पूछ रहा है ना, यहां पे मान लो पूछ रहा है पोटेंशियल आर दूरी पे, मतलब यहां पे पूछ रहा पोटेंशियल। तो यहां पे देखो किसके किसके कारण पोटेंशियल, इस क्यू के कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर। इस माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अरे ये माइनस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का याद आ रहा है, बाहर वाला दुनिया कैसे बिहेव करता है, के क्यू बाय एक्स, पॉइंट चार्ज एट द सेंटर, कुछ नहीं याद आ रहा। और इसके लिए पोटेंशियल क्या लिखोगे, प्लस के, बाहर पे क्यू माइनस क्यू है तो के क्यू माइनस क्यू, और इनसाइड पॉइंट है तो इसका रेडियस यानी बी, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू माइनस क्यू बाय बी होगा, यानी कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। अब O2 में क्या बोले थे, 25 और 27, ठीक है, पहले 25 और 27 कर लेते हैं। चलो, तो 25 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे आ जाएगा अभी। देखो 25 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है, हॉलो न्यूट्रल कंडक्टर है, ठीक है, हॉलो न्यूट्रल कंडक्टर, मतलब पहले से इस पर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या बोल रहा है कि यहां से ये इसका रेडियस क्या है, आर, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट को बोल रहा है बी, और यहां पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू, और ये दूरी दे दिया है डी। बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत प्यारा सवाल। पहला सवाल पूछ रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। कोई बताएगा, देखो हॉलो कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज दिए नहीं है, ध्यान से सुनते जाना, इस कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज दिए नहीं है, ध्यान से सुनना, इस कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं दिए हैं, ठीक है, दैट मीन्स इसके अंदर वाले सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। यहां भी दो सरफेस है, एक सरफेस मत सोचना, ये हॉलो कंडक्टर बोल रहा, हॉलो कंडक्टर बोल रहा मतलब दो सरफेस है, हाँ ठीक है, उसका थिकनेस बहुत कम है लेकिन है तो दो सरफेस, अरे है ना, तो अंदर वाले सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा, भले ही बाहर चार्ज है ना,
तो जो भी चार्ज इंड्यूस होगा वो आउटर सरफेस पे होगा, कैविटी पे नहीं होगा, कैविटी वाले सरफेस पे, तो अंदर फील्ड जीरो आ जाएगा। याद करो, अगर कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं रखते हैं तो कैविटी के अंदर फील्ड जीरो होता है, और कैविटी के सरफेस पे कहीं पे कोई चार्ज जमा भी नहीं होता। याद आ रहा? मतलब अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। चल, बड़ा प्यारा सा सवाल है, ध्यान से सुनते जाना। कंडक्टर का पोटेंशियल कुछ लिखा है, ये कंडक्टर का पोटेंशियल कुछ लिखा है, ठीक है। अब ध्यान से सुन, कंडक्टर का पोटेंशियल निकालना आपको लग रहा होगा सर बड़ा टफ काम है, बिल्कुल टफ होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो तो ये कंडक्टर कुछ ऐसा है, एक और लेयर होगा थोड़ा सा, कंफ्यूज नहीं कर रहा है आपको, बस सच्चाई बता रहा है, ठीक है। कंडक्टर का पोटेंशियल पूछा है, मतलब यहां बी पॉइंट पे। बोलोगे सर बी पे क्यों, किसी और जगह क्यों नहीं? क्योंकि भाई कंडक्टर इक्विपोटेंशियल होता है, कहीं एक जगह का पोटेंशियल बता दो, बात खत्म। हे भगवान। अच्छा, जो पोटेंशियल बी का होगा वही यहां वाले सरफेस का भी होगा, क्योंकि कंडक्टर पूरा का पूरा इक्विपोटेंशियल होता है, सरफेस और वॉल्यूम दोनों, ठीक है सर, अच्छी बात। अच्छा, लेकिन यहां पे एक और कांड होगा, ये जो क्यू चार्ज है तो यहां पे कुछ निगेटिव चार्ज आएगा, मान लो माइनस क्यू डैश आ गया, और यहां कुछ पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, जिसको क्या बोलोगे? प्लस क्यू डैश, क्योंकि ओवरऑल कंडक्टर न्यूट्रल था। अच्छा, ये तो परेशान करने वाली बात हो गई, अब तो बी पे पोटेंशियल निकालना मुश्किल लग रहा है हमको। अरे लग रहा है ना, सेंटर का नाम रख देते हैं सी, ठीक है। अच्छा, मेरे हिसाब से जो सी का पोटेंशियल होगा वही बी का पोटेंशियल होगा, कोई एक्सप्लेन करेगा? कोर कहां है? वो तो हॉलो है, रट लिया ना, सरफेस एंड द कोर ऑफ द कंडक्टर इज न्यूट्रल। अबे कोर का मतलब ये हुआ, यहां पे यहां मेटल है सिर्फ, अबे उल्लू, सिर्फ यहां मेटल है। इसको बोलते हैं रट्टू तोता। क्या बोलते हैं? रट्टू तोता, ठीक है। चलो, इस पॉइंट का नाम ये रख देते हैं, बी के जस्ट अंदर वाला जो कैविटी का सरफेस है उसको ये बोल रहे हैं। तो हम बोले कि जो सी का पोटेंशियल होगा वही ए का होगा, वही बी का होगा। तो ए का और बी का इसलिए सेम होगा कि कंडक्टर का सरफेस और वॉल्यूम इक्विपोटेंशियल होता है, वो सही है, बट बी का और सी का सेम होगा, ये कौन बोल दिया बे? होगा। क्यों होगा? अबे गधा, क्योंकि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो माइनस ई डॉट डी एल करोगे तो जीरो आ जाएगा। अरे चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल, तो चूंकि अंदर में कोई फील्ड नहीं है तो जो सी का पोटेंशियल होगा वही ए का पोटेंशियल हो जाएगा, है ना। अरे ऐसे लिखोगे ना, वी ए माइनस वी सी बराबर माइनस ई डॉट डी एल फ्रॉम सी टू ए। अरे यही होता है ना। अब अंदर में कहीं कोई फील्ड ही नहीं है, वो तो प्रूफ कर दिए कंडक्टर वाले पॉइंट से। तो दैट्स वाई कि जो सी का पोटेंशियल होगा वही ए का पोटेंशियल होगा, वही बी का पोटेंशियल। अच्छा, ए और बी का पोटेंशियल निकालना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ये चार्ज कुछ आया ना सरफेस पे, है ना। लेकिन सी का पोटेंशियल निकालना आसान है, पॉइंट सी का पोटेंशियल निकालना बहुत आसान है अगर आप थोड़े से लॉजिकल हो तो। इसलिए हम इस सवाल को इतना प्यारा बोल रहे हैं, सी का पोटेंशियल निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है, या जो सेपरेटेड चार्ज है, चार्ज सेपरेशन के कारण जो आया, इसके कारण सी का पोटेंशियल जीरो है। कोई बता सकता है क्यों? अरे जो चार्ज आया है उसके कारण सी का पोटेंशियल जीरो है। क्योंकि आप गधे हो इसलिए आप नहीं बता पा रहे हो। किसी पॉइंट चार्ज के कारण आर दूरी पे पोटेंशियल के क्यू बाय आर होता है, तो इस सारे चार्ज का दूरी कितना है? आर, तो इसके कारण पोटेंशियल हो जाएगा माइनस के क्यू डैश बाय आर। और उसी तरह ये सारा चार्ज आर दूरी पे है, तो इसके कारण हो जाएगा प्लस के क्यू डैश बाय आर। यानी जो इंड्यूस चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल उस जगह का क्या है? सेंटर का जीरो। मतलब यहां का जो पोटेंशियल है वो सिर्फ इस चार्ज के कारण होगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो मानने को बोला। तो इन्फिनिटी पे जीरो मानने का मतलब होता है अलग अलग चार्ज का पोटेंशियल लिख के जोड़ दो, और इन्फिनिटी पे जीरो मानने का मतलब होता है कि आर दूरी पे पोटेंशियल के क्यू बाय आर होगा पॉइंट चार्ज का। तो ये दूरी हो जाएगा डी प्लस आर। तो पोटेंशियल एट सी
बराबर के क्यू बाय आर प्लस डी होगा। एंड दिस इज ऑल्सो द पोटेंशियल एट ए, इसके कारण, एंड दिस इज ऑल्सो पोटेंशियल एट बी। अब आप लोग सो हाँ पे कहते, क्यों? क्योंकि ए और बी कंडक्टर का सरफेस है तो इक्वी पोटेंशियल होगा। अब इसी चीज को ये 1/4 पाई के टर्म में लिख दिया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर प्लस डी। तो पोटेंशियल ऑफ ए बी सी डी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? सारा कॉन्सेप्ट एक साथ आ गया। अरे आ गया ना? तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, लेकिन ये मल्टी करेक्ट है तो आगे भी सोचना होगा। पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज क्यू बाय 4 पाई नॉट डी, गलत। पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर जब ए है तो बी हो नहीं सकता। ठीक है, अरे समझ में आया? तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी बोल रहा है कि पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अबे निकाल तो दिए। ऑप्शन डी क्या बोल रहा हूं, अच्छे से पढ़ लो। पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड एज द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंड्यूस्ड चार्जेस इज नॉट नोन। तो उसके नेचर से कोई मतलब ही नहीं है। सही बात बोला कि यहां कितना चार्ज आ रहा है और यहां कितना चार्ज इंड्यूस हो रहा है और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है ये तो पता नहीं है, बट उसके डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब क्या, इतना तो हमको पता है ये सब आर दूरी पे, तो उसके कारण तो पोटेंशियल जीरो होने वाला। ठीक है, अगला सवाल, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। अब पूछ रहा है बी पे पोटेंशियल बताओ ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, मतलब बी पे पोटेंशियल लिखना है, नेट पोटेंशियल नहीं लिखना। ये जो चार्ज आया है ना इनके कारण बी पे लिखना। कोई सोच सकता है? तो देख मेरे भाई, बी का पोटेंशियल हमको पता है, ठीक है। अच्छा, बी का जो पोटेंशियल होगा वो दो कॉन्फ़िगरेशन के कारण है, एक तो इंड्यूस चार्ज के कारण और एक बाहर वाले चार्ज के कारण। तो पोटेंशियल एट बी इज बेसिकली पोटेंशियल एट बी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज प्लस पोटेंशियल एट बी ड्यू टू क्यू। अब ये निकालना है, ये पता है, ये पता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एट बी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज इज पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट बी ड्यू टू क्यू। अरे होगा, तो पोटेंशियल एट बी क्या है? के क्यू बाय आर प्लस डी माइनस के क्यू बाय डी। अब इसके कारण पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाय डी होगा। तो कर दो, के क्यू इंटू आर प्लस डी इंटू डी, यहां आ जाएगा डी माइनस आर माइनस डी, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू आर बटा आर प्लस डी इंटू डी। अब यहाँ पे किसी किसी बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि देखो पोटेंशियल में नीचे दूरी का एक ही टर्म आता है, यहाँ तो दो टर्म आ रहा है। के क्यू बाय कितना आता है? आर आता है, लेंथ का सिंगल टर्म आना चाहिए, यहाँ लेंथ इंटू लेंथ है, तो नालायक एक लेंथ ऊपर भी है, तो डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली कोई पंगा नहीं है। देखो हम आपको कैसे कंफ्यूज कर दिए, बोले और आप बोलते हाँ सर होना तो चाहिए, अरे होना तो चाहिए। अबे डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है नालायक, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? तो समझ में आया, इसीलिए इसको हम अल्टीमेट सवाल बोल रहे हैं। सारा कॉन्सेप्ट घूम फिर के आ गया, ठीक है, पक्का? चलो नोट करो। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये पूरा एक कंडक्टर है, पूरा यहां कोर ऑफ द कंडक्टर है, मटेरियल है, ये कैविटी, कैविटी बिल्कुल स्फेरिकल कैविटी। कैसे कैविटी है? स्फेरिकल कैविटी, जिस कैविटी का सेंटर बोल रहा है कैपिटल सी है और इस कैविटी का रेडियस क्या है? बी, और इस सेंटर से
ए दूरी पे क्यू चार्ज रखा हुआ, सेंटर में नहीं रखा हुआ। सेंटर में रखा हुआ तो इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो जाता है। याद करो कुर्बानी, याद आ रहा है? पॉइंट सारे याद हैं कंडक्टर के। हाँ, सेंटर से सी दूरी पे एक पॉइंट पी है, सेंटर से डी दूरी पे एक पॉइंट, एक जगह है जहां पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और ए दूरी, बी दूरी, सी दूरी सब कुछ लिख दिया। ठीक है, यही पॉइंट है ना, देख लेना 2 क्वेश्चन है। फिर अलग अलग सवाल इस पे। ठीक है, ये डी दूरी है, ये क्या है? डी दूरी। कोई दिक्कत? तब तक सारे पॉइंट पे आप गौर करो। ठीक है, और हम एक जेई का छोटा सा कहानी सुना देते हैं कि जेई बच्चों को कैसे परेशान कर सकता है। जेई में जनरली क्या होता है कि सिंगल करेक्ट में निगेटिव मार्किंग होता है। जेई में सिंगल करेक्ट भी होता है, मल्टीपल करेक्ट भी होता है। ठीक है, मैट्रिक्स मैच भी होता है, इंटीजर टाइप भी होता है। इंटीजर टाइप मतलब उसका आंसर इंटीजर में आता है और आपको भरना होता है, तुक्का लगाने वाला काम नहीं। जैसे उसका आंसर 6 आएगा, है ना, या 6.1 आया तो उसको रफली 6 लिखोगे, ये होता है। ठीक, तो एक साल क्या किया, जनरली यही होता था। तो इंटीजर टाइप में कभी निगेटिव मार्किंग होता भी था, कभी नहीं भी होता था। मैट्रिक्स मैच में क्या होता था, एक का सही जवाब देने पे आपको अलग से भी मार्क्स मिल जाता था। ठीक है, जैसे इसमें है ना, अगर ए बी सी डी 4 है, तो अगर ए का कॉलम सही भर दोगे तो 4 नंबर का है तो 1 नंबर आपको दे देगा। ठीक, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता था। एक साल जेई क्या किया, बच्चा लोग को तो यही याद रहता है, ऐसे ऐसा रहता है, असर्शन रीजन में निगेटिव मार्किंग होता है। बच्चा लोग क्या किया, पेपर आया, ध्यान से पढ़ाने इंस्ट्रक्शन, है ना। उस साल पहला पेपर में एक भी निगेटिव मार्किंग नहीं। ठीक है ना, सुनो तो, एक भी निगेटिव मार्किंग नहीं था। कोई इंस्ट्रक्शन पढ़ा नहीं अच्छे से, जो पढ़ा होगा उसका फायदा हो गया होगा, तो तुक्का भी चलेगा। सिंगल करेक्ट में तो तुक्का चल सकता है ना, क्योंकि मल्टी करेक्ट में तो अगर आप जैसे 2 आंसर है ए और डी, दोनों सही नहीं मारोगे तो वो सही नहीं देगा, तो वो तो चलो वहाँ पे तुक्का नहीं चलेगा। लेकिन सिंगल करेक्ट में तो तुक्का चलेगा। अब हुआ क्या कि बच्चा को लोग पढ़ाने अच्छे से इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तुक्का नहीं मार, बाहर आया पेपर, ओ भाई कांड हो गया। एक ने कोई ना कोई तो देख ही लेता, सब रो रहा चिल्ला रहा है कि नहीं, कि तुक्का तो मारना चाहिए था भाई, इस बार जेई गजब कर दिया। ठीक है, एडवांस का कहानी सुना, पेपर 2 2 बजे से। ठीक, फिर इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा, सोचा आप थोड़े होगा इस बार तो जेई बोला है कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, मनमाना लगा के बाहर में पता चला सब में निगेटिव मार्किंग था उस साल पेपर 2 में। मैट्रिक्स मैच में भी निगेटिव मार्किंग था, सिंगल करेक्ट में भी था, मल्टी करेक्ट में भी निगेटिव। सोचा कि इस बार तो पहला पेपर में दिया नहीं तो दूसरा में भी नहीं देगा। ठीक है, तो जेई को मजाक में मत लो, वो कहीं भी खेल सकता है आपके साथ, क्वेश्चन के साथ, आपके इमोशन के साथ। ये तो इमोशन के साथ ही खिलवा रहा हो। कभी कभी क्या होता है, पहला पेपर खूब टफ आता है जेई का, मॉर्निंग वाला में बच्चों में उत्साह रहता है, पेपर एकदम टफ, उत्साह खत्म, दूसरा पेपर और घटिया। और जनरली होता है, जो अच्छे बच्चे भी होते हैं ना, उनका पेपर 1 में जितना मार्क्स आता है जनरली उसका आधा मार्क्स पेपर 2 में आता है। 2-3 रीजन होता है। पहले तो अगर पेपर 1 टफ हो गया तो उत्साह कम हो गया, दूसरा मान लो पेपर 1 आसान भी था तो 2 बजते बजते उनका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है ना, तो पेपर 2 जनरली खराब करके आते हैं, भले वो आसान रहे, भले वो आसान रहे। तो इसलिए पेपर जब भी अटेम्प्ट करो तो सोच समझ के हर चीज़ के साथ, ये नहीं कि पहला पेपर खराब हो गया तो अब दूसरा बर्बाद हो जाए। अरे तुम्हारा खराब हुआ तो सबका हुआ होगा अगर टफ पेपर है तो, बस ये सोच के चलो। ठीक है, ये सोच के चलो कि मेरा खराब हुआ तो सबका हुआ होगा। तो दूसरा पेपर में अगर आप विन विन सिचुएशन में आ गए, दूसरा पेपर को ये समझ के दे दिए कि चलो अब फिर से पहला पेपर दे रहे हैं, है ना, और आपका दूसरा पेपर अच्छा हो गया, आप सिलेक्शन ले जाओगे, सिलेक्शन तो ले जाओगे कम से कम।
डाटा उठा के देखना पिछले साल का सिलेक्शन 32% पे। 32% स्कोर करने के लिए अगर आप बहुत गंदा करते हो, 50% भी अगर आप सॉल्व कर दिए तो 32% तो स्कोर हो ही जाएगा ना। तो जेईई एडवांस में कभी भी एवरेज बच्चों के लिए, जो बहुत तेज है वो तो सारा करेंगे, उनके लिए कोई बात ही नहीं। जो सिलेक्शन चाहते हो वो कभी नहीं सोचने का कि हम सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ठीक है। वो ये सोच के चलो कि मेरा 30% कितना पे बनेगा। अब बोलो सर इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा पता है? आपको कम क्वेश्चन सॉल्व करना और टाइम तो 3 घंटा ही है, तो उस कम क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो ना, कम से कम सॉल्व। नहीं समझ में आया? अरे मान लो 57 क्वेश्चन है, ठीक, 57 19 मान लो रफली, ठीक। तो 3 घंटा में पर क्वेश्चन कितना टाइम मिला? लगभग 3 मिनट। बट आपको 57 थोड़ी ही करने, आप तो टारगेट लेकर चलो 25 करेंगे, है ना। 25 क्वेश्चन में 3 घंटा जोड़ लो, 25 छः का 150, 25 सते 175, लगभग 7 मिनट पर क्वेश्चन, सीधे डबल टाइम, ठीक है। अरे है ना, खत्म। क्या है, 1 सवा घंटा में जो क्वेश्चन एक बार में बनना है मस्त एकदम बना दिए, है ना। अगला 1 सवा घंटा में एकदम रिवाइज कर लेना उसको, एकदम दम लगा के, है ना, कि कहीं गलती सिली मिस्टेक जो करते हैं वो तो नहीं किए हैं, है ना। मतलब 12, 15, 20 या 18 जो भी क्वेश्चन बना एकदम परफेक्ट कर लिए। फिर 1 सवा घंटा में और जो बनाना चाहते हो बना लो, जो लगे कि हमसे बन सकता है। तो ये तरीका होता है सिलेक्शन का। तो पहले सिलेक्शन श्योर करो ना, रैंक तो फिर देखेंगे, समझ में आया? तो जेईई मेंस खराब होने का मतलब ये नहीं होता कि एडवांस भी खराब होगा। बहुत बच्चे होते हैं जो मेंस में कम स्कोर करते हैं और एडवांस में ज्यादा स्कोर करते हैं, क्यों? मेंस स्पीड गेम है ना। मेंस में एक क्वेश्चन अगर आपका छूटा तो आपका रैंक 20-20 हज़ार पीछे भागेगा, 10-10 हज़ार पीछे भागता है, ठीक है, 10-10 हज़ार पीछे भागेगा रैंक। तो मेंस स्पीड गेम है, जितना ज्यादा से ज्यादा सही कर सकते। और एडवांस दिमाग का गेम। अब एडवांस में सबको ये तो कभी नहीं सोचना कि सब क्वेश्चन करना है, ठीक है। एडवांस के पेपर में हमेशा ये सोच के जाओ कि सब क्वेश्चन नहीं करना है। जो गंदा सा वाहियात सा दिखे, बड़ा सा लेंदी सा, छोड़ दो। सब क्वेश्चन बड़ा और लेंदी नहीं होगा, सीधे छोड़ के निकल जाना आगे। एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बता, जैसे ऑर्गेनिक में ही मान लो आता नहीं, ए रिएक्ट्स विद बी देन प्रोडक्ट इज दिस, फिर चेन रिएक्शन होता है, इसके बाद वो, इसके बाद वो, इसके बाद वो, लाल पीला हरा, वो छोड़ दो, आगे बढ़ो। जितना देर पढ़ोगे उतना में एक सवाल कर लोगे। एवरेज बच्चों के लिए बता रहे, जो टॉपर है वो तो सब कर लेंगे। तो पहले सिलेक्शन जिसको श्योर करना है वो 50% स्कोर करने का कोशिश करो। अरे घटते घटते 30, 32, 38 तो आएगा, सिलेक्शन तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये माइंड गेम है और वो स्पीड गेम, ठीक है। तो जिसका स्पीड स्लो है, एक बच्चा होता है जो अच्छा होता है पढ़ने में, ठीक ठाक होता है, लेकिन स्पीड क्या होता है कम, धीरे धीरे सोच के आराम से समझ के लिखता है। तो उन बच्चों को क्या चाहिए? एडवांस पे ज़्यादा फोकस कर, है ना। मेंस पे करो, क्योंकि बिना मेंस के सिलेक्शन के तो कट ऑफ होगा नहीं, तो बस उसमें कट ऑफ निकालने का भी तो हो सकता है। कई बच्चा ऐसा होता है जो हाँ ऊपर है, ऊपर वाले क्लास में चले जाओ। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन देखते जाओ। अच्छा यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखे हैं, तो इस पे कितना चार्ज आएगा? माइनस क्यू चार्ज आएगा, हाँ। अरे आएगा क्या? वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? नहीं। अभी तुरंत जो इलिप्स वाला फंडा लगाए थे वो यहाँ पे भी सोच सकते, यहाँ ज्यादा चार्ज आएगा और इधर चार्ज थोड़ा दूर दूर होगा, है ना, थोड़ा दूर दूर होगा। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइन को कैसे टर्मिनेट होना पड़ता है? परपेंडिकुलरली। ये भी तो फंडा है।
है ना, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या क्या सवाल पूछ रहा देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ऑन द इनर सरफेस, इनर सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस क्यू। क्या वो यूनिफॉर्म होगा, नहीं, वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, यहां ज्यादा होगा, यहां दूर वाले पे कम होगा। अब फिर ध्यान से सुन मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से सुन। हम जानते हैं कि इस चार्ज प्लस इस चार्ज का फील्ड इस रीजन में और बाहर जीरो होता है। अरे इसको बोले थे ना अल्फा, बीटा, गामा। तो जो चार्ज कैविटी में है और जो इंड्यूस चार्ज है उनका कंबाइंड इफेक्ट बीटा और गामा दोनों में क्या होगा, जीरो। सिर्फ बीटा में ही नहीं, बीटा में तो टोटल फील्ड भी जीरो होगा और इनका कंबाइंड फील्ड भी बीटा में जीरो होगा। याद करो, कुछ कुछ याद आ रहा, कुछ कुछ याद आ रहा। अच्छा, इस बाहर वाले सरफेस पे भी कुछ चार्ज आएगा, यहां मान लो कुछ माइनस आएगा, ठीक है, यहां मान लो कुछ प्लस आएगा। बाहर वाले सरफेस पे टोटल कितना चार्ज आएगा, तो पहले से कंडक्टर पे कोई चार्ज दिया हुआ नहीं है, तो यहां मान लो क्यू डैश आया, तो यहां पे माइनस क्यू आया, तो बाहर पे कितना आना चाहिए, प्लस क्यू, तो आ जाएगा प्लस क्यू माइनस क्यू डैश। कुछ ऐसे ही होगा रफली। ये कैसे किए, चार्ज कंजर्वेशन से। अरे चार्ज कंजर्वेशन से कुछ नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, ये जो चार्ज आया और ये जो बाहर चार्ज है, इनका फील्ड गामा में भी जीरो होगा, सॉरी बीटा में भी जीरो होगा और अल्फा में भी जीरो होगा। याद आ रहा है, बीटा में भी दोनों का जुड़ के जीरो होगा और अल्फा में भी जीरो होगा। पॉइंट सारा बता चुके हैं। अच्छा, पी पे फील्ड किसके किसके कारण होगा, अगर सिर्फ इन दोनों का फील्ड देखें तो इन दोनों का फील्ड जुड़ के पी पे क्या हो रहा है, जीरो। किसका किसका, चारों का बात नहीं कर रहा है, सिर्फ इन दोनों के फील्ड का बात कर रहा है। जो यहां क्यू है और जो इंड्यूस हुआ है उसके कारण यहां पे फील्ड क्या होगा, जीरो। अच्छा, इसके कारण फील्ड जीरो होगा क्या, नहीं, इसके कारण तो कुछ दूरी है तो क्या लिखेंगे, के क्यू बाय वाई एक्स जेड जो भी है एक्स स्क्वायर। अरे होगा, तो इसके कारण जीरो नहीं है तो इसके कारण भी जीरो नहीं होगा। जितना इससे फील्ड आएगा उसका उल्टा फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहा होगा, तभी तो जीरो आ रहा होगा। और ये क्यू अगर ऐसे फील्ड प्रोड्यूस कर रहा तो ये इंड्यूस चार्ज उतना ही फील्ड उल्टा प्रोड्यूस कर रहा होगा, तब तो नेट जीरो आ रहा है बात। कुछ नहीं समझ में आ रहा। अरे गामा में उसका दोनों का कंबाइंड फील्ड जीरो चाहिए ना, तो ये इंड्यूस चार्ज का फील्ड जीरो होगा क्या, नहीं। कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। अरे इंड्यूस चार्ज का फील्ड कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। क्या उसका वैल्यू बता सकते हो, नहीं बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो कैसे इंड्यूस हुआ ये तो पता नहीं है। हाँ, अगर यूनिफॉर्मली इंड्यूस होता तब बता देते कि सेंटर से दूरी c है, तो वहां पे हो जाता k माइनस क्यू बाय सी स्क्वायर। अगर इसी चार्ज को सेंटर पे रख दोगे ना तो बता सकते हैं, क्योंकि तब ये यूनिफॉर्मली होता। अरे होता होता। अच्छा, तो पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा, Q एंड S। किसी को थोड़ा भी डाउट है तो पूछो, जल्दी बता। चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कैविटी एंड Q एट P। इसका और इसका, ध्यान से सुनना, इसका और इसका पोटेंशियल पूछ रहा है पी पे।
यही है ना। क्या? हाँ बताओ। हाथ चलाने से नहीं होगा हवा में, लिखो, कॉपी कलम चलाओ। अच्छा अगला सवाल सी का जवाब दो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड क्यू, तो उनका कंबाइंड इफेक्ट कोर में भी जीरो होता है और अंदर भी जीरो होता है, तो सी पे पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अरे जीरो आ जाएगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। अरे बाहर वाले का और वो जो चार्ज है इंड्यूस चार्ज जो बाहर वाले सरफेस है और उसका कंबाइंड इफेक्ट बीटा और अल्फा रीजन में क्या होता है? जीरो। तो सी कहाँ है? अल्फा रीजन में, तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो जीरो हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा पी और आर। डी बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कैविटी एट सी। इनर सरफेस ऑफ द कैविटी, और किसका पूछ रहा? बताओ बताओ। अबे सारा का सारा चार्ज आर दूरी पे है, तो सीधा सीधा पोटेंशियल हो जाएगा माइनस के क्यू बाय आर। यहाँ पे आर का वैल्यू बी है। अबे सब ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, लेकिन सब है तो बी दूरी पे ना। कितना चार्ज है बी दूरी पे? माइनस क्यू, तो पोटेंशियल हो जाएगा माइनस के क्यू बाय बी। तो इसका मतलब है नॉन जीरो है, यानी क्यू है, और वैल्यू दिए गए डाटा से बता भी सकते हो, है ना। अब बचा कौन सा? बी। बताओ बी में क्या बोला? पी पे पूछ रहा है, नहीं तो होमवर्क दे देंगे। आप लोग एकदम नहीं सोचना चाहते हो। अरे पी पे किसके कारण पूछ रहा है? इस क्यू के कारण और इस इंड्यूस्ड चार्ज के कारण। पी पे पूछ रहा है पोटेंशियल। सिर्फ इन दोनों के कारण पूछ रहा, बाकी के कारण नहीं पूछ रहा। चलो एक पार्ट तो कम से कम घर से करके आना, है ना। उनको थोड़ा सा पढ़ाना। कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, लिखोगे तो समझ में आएगा, शक्ल देखने से कुछ नहीं समझ में आएगा। आपको आया कुछ समझ में? क्या है? बताए नहीं बोले, बना के लाने बे, सोया रहता है। बाकी सारा पार्ट समझ में आ गया, जो आसान आसान था हम कर देंगे। ये करके आना, नहीं तो फिर हम ही बताएंगे। लास्ट तो वही होता है कि नहीं? शराब तो है ही। चलो अगला टॉपिक लिखो, कनेक्टिंग टू कंडक्टर्स। कनेक्टिंग टू कंडक्टर्स।
मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है, पोटेंशियल मान लो V1 है और चार्ज इस पे मान लो Q1 है। दूसरा कंडक्टर है, पोटेंशियल मान लो V2 है और चार्ज Q2 है, ठीक है, और इसको एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? तो क्या होगा, मान लेते हैं कनेक्ट करने के बाद ये पोटेंशियल V1 डैश हो गया और ये चार्ज Q1 डैश हो गया, और दूसरे का पोटेंशियल V2 डैश हो गया और चार्ज Q2 डैश हो गया, ठीक है। तो पहला चीज लिखते हैं, इसका जवाब दोगे क्यों। Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। कोई जवाब देगा जल्दी से इसका? Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। कोई इसका जवाब देगा? नालायक, इतने गधे हो आप लोग। हाँ, चार्ज कंजर्वेशन, बिल्कुल, चार्ज इज कंजर्व। सिस्टम पे जो टोटल चार्ज था वही है। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि वायर बहुत पतला है, उसमें बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं आया, ठीक है, तो बहुत चार्ज तो वायर पे भी आएगा, है ना। चल अगला सवाल हम लिख रहे हैं, V1 डैश बराबर V2 डैश। इसका लॉजिक कौन समझाएगा? V1 डैश बराबर V2 डैश, इसका लॉजिक कौन समझाएगा? एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ख़त्म तो कब का हो गया होता, आप लोग थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करते तो, है ना। और 1.5 घंटा का क्लास होता तो 14-15 लेक्चर में ख़त्म कर देता। 18 बहुत है, 1 घंटा का तो लगभग क्लास होता है। चल कोई ना, बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल नया है ना। कोई नहीं बता पा रहा, 2 सिंपल सा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए इसका। देखो सर, इसका तो एक ही पोटेंशियल होगा, सिंगल कंडक्टर है, और उसका एक ही पोटेंशियल होगा क्योंकि सिंगल कंडक्टर है। कंडक्टर का सरफेस और वॉल्यूम इक्वी पोटेंशियल होता है। तो मान लिए सर यहाँ V1 डैश है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, V1 डैश, और यहाँ होगा V2 डैश। अरे होता है, मान लो यहाँ से यहाँ चलते हैं हम इस वायर में, तो क्या लिखेंगे, V2 डैश माइनस V1 डैश बराबर माइनस E डॉट DL। वायर में चल रहे हैं, अब वायर भी तो मेटेलिक वायर है, तो मेटेलिक वायर है तो उसके अंदर भी फील्ड क्या होगा, 0 होगा। अरे इसके अंदर फील्ड थोड़ा ही जनरेट होगा, उसका भी तो कोर क्या होगा, उसमें कोर में कोई भी फील्ड जनरेट नहीं होगा, तो E डॉट DL क्या हो जाएगा, 0। तो क्या आ जाएगा आपका V2 डैश बराबर V1 डैश। दूसरा बात ऐसे भी बोल सकते थे सीधे सीधे कि सर जब जोर ही दिए तो अब तो ये पूरा का पूरा एक ही कंडक्टर है। चलो गरीब वाला भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, ये तो हुआ थोड़ा सा समझदारों वाला एक्सप्लेनेशन। गरीब वाला एक्सप्लेनेशन तो दे सकते थे आप लोग कम से कम। अरे समझदार वाला एक्सप्लेनेशन हुआ कि सर यहाँ पोटेंशियल V1, यहाँ पोटेंशियल V2, तो V2 माइनस V1 बराबर माइनस E डॉट DL, यहाँ से वहाँ चलेगा। तो वायर है, वायर भी तो मेटेलिक वायर है, तो उसके अंदर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो E डॉट DL 0 आ जाएगा, तो V2 माइनस V1 क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। पहला एक्सप्लेनेशन समझदारों वाला एक्सप्लेनेशन। दूसरा एक्सप्लेनेशन गरीबों वाला कि सर जब जोड़ ही दिए सब मेटेलिक वायर से तो सब तो एक ही कंडक्टर हो गया, अब तो ये पूरा का पूरा एक कंडक्टर है, और कंडक्टर है तो इक्विपोटेंशियल होगा थ्रू आउट। तो ये तो बोल सकते थे ना, अरे इतना तो बोल सकते थे कम से कम। सर इतना बुद्धि होता तो आपसे पढ़ने का आया, लिखो।
देखो 3 स्फेरिकल शेल है, तीनों मेटेलिक शेल है, मतलब सरफेस कितना है जल्दी से बताओ? 6 सरफेस है। वेरी गुड, वेरी गुड, 6 सरफेस है। अबे 3 स्फेरिकल थीन शेल है, शेल मतलब 2 सरफेस होता है उसमें, है ना? अबे शेल मतलब हॉलो ही होता है, गधा। 3 शेल है, एक उसके बाहर, एक सबसे बाहर, तो 6 सरफेस है। असल में ये डबल लेयर्ड होगा, ठीक है? दिखा नहीं रहे, किताब में ऐसे ही रहता है। ये भी डबल लेयर्ड होगा, ये भी डबल लेयर्ड होगा। एक कैविटी का सरफेस होगा। असल में ये तीनों ऐसा कंडक्टर है जिसमें कैविटी है, ऐसे समझो। हम आपको उस दिन भी बताए थे कि थीन शेल, थीन मेटेलिक सेल का मतलब होता है कंडक्टर विथ कैविटी। कुछ नहीं समझ में? थीन मेटेलिक सेल का मतलब होता है कंडक्टर विथ कैविटी। तो यहां पे 3 कंडक्टर हैं, ये मत सोचना कि ये भरा हुआ मटेरियल है, ऐसा कुछ नहीं। 3 कंडक्टर, एक का रेडियस r है, एक का 2r है और एक का 4r है। अंदर वाले पे चार्ज डाल दिए q, उसके बाद वाले पे चार्ज डाल दिए -4q और सबसे बाहर वाले पे चार्ज डाल दिए 6q। कोई दिक्कत? फिर हम क्या किए, इसको बोलते हैं स्विच। 9th 10th में पढ़े होगे, स्विच 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 ऑन ऑफ होता है। और ये जंप, ये जो ऐसा बना हुआ ना, इसका मतलब है कि ये वायर इससे और इसमें कनेक्टेड है, यहां कनेक्ट नहीं हो रहा। नहीं समझ में? अरे ये मेटल सिर्फ बाहर वाले मेटल से कनेक्टेड है, अंदर वाले से कनेक्टेड नहीं। अब किसी तरह से हम वायर गुजारे, होल करके गुजार दिए होंगे कि उससे कनेक्ट नहीं हो रहा। तो ये जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है वो है कनेक्शन, स्विच ऑन करने से पहले। मेरा सवाल है, यहां पे 2 सवाल पूछेंगे। पहला सवाल है कि 6 सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे पहले रहा होगा। 6 सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले कैसे कैसे रहा होगा। और दूसरा सवाल है कि कनेक्ट करने के बाद, कनेक्ट करने के बाद 6 सरफेस पे नहीं बताना, सीधा बताना है कि इस कंडक्टर पे कितना चार्ज, इस कंडक्टर पे कितना चार्ज और इस कंडक्टर पे कितना चार्ज होगा। क्योंकि जो कंडक्टर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उससे पोटेंशियल को कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? उससे पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? कि अंदर कितना चार्ज है और बाहर कितना चार्ज है, इससे पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी दिखा देते हैं एग्जांपल लेके। ऐसे देखो, मान लो ये मेटेलिक नहीं होता, ये प्लास्टिक से बना हुआ है, ताकि हम जहां मर्जी जितना चार्ज दे सकें। कंडक्टर पे दोगे तो अंदर चार्ज टिकेगा ही नहीं, वो भाग के बाहर आ जाएगा। तो ये प्लास्टिक से बना हुआ है, इसके अंदर वाले सरफेस पे 3q चार्ज दे दिए और बाहर वाले सरफेस पे 5q चार्ज दे दिया। थीन है थोड़ा सा, मतलब ये ऐसे है सर, है ना? ये r प्लस t विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r। तो 5 और यहां कितना डाल दिए? 5। ठीक है? तो इसके कारण कहीं अंदर पोटेंशियल लिख दो और कहीं बाहर लिख दो। तो अंदर लिखोगे अंदर, तो ये 3q वाले सेल के भी अंदर है और 5q वाले सेल के भी अंदर है। तो अंदर पोटेंशियल होगा k 3q प्लस 5q बटा r। और बाहर कहीं लिखोगे x दूरी पे, तो ये हो जाएगा k 3q प्लस 5q बटा x, क्योंकि दोनों के लिए बाहर वाला पॉइंट है ना? इसी तरह अगर इस 3q और 5q के जगह पे यहां पे रख दो 6q और 2q, तब भी देखना इतना ही आएगा, तब भी देखना इतना ही आएगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, ये मेटेलिक कंडक्टर है क्या? नहीं, मेटेलिक में तो ऐसे चार्ज जमा ही नहीं होगा अंदर, क्योंकि जब भी कैविटी विदाउट चार्ज होता है तो उसके कैविटी के सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं आता और कैविटी के अंदर कोई फील्ड नहीं आता। तो ये मेटेलिक नहीं है, नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है? इट्स नॉट कंडक्टिंग। तो मेटेलिक में भी वैसा ही होगा। ठीक है? अंदर कितना चार्ज है, बाहर कितना चार्ज है, इससे पोटेंशियल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो वो बात छोड़ो, पहले तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। तो बोलोगे देखो सर इसके कैविटी में कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्यूब बाहर का जाएगा पूरा का पूरा,
और यहां बाहर Q जाएगा तो यहां अंदर माइनस Q चला जाएगा, ये आप बना लेना। यहां माइनस Q जाएगा तो यहां -3Q होगा, चार्ज इज कंजर्व। अच्छा यहां -3Q, टोटल चार्ज जोड़ो तो -3Q है। तो अगेन इस मेटल के अंदर में जब आप एक गॉसियन सरफेस लोगे तो उसके अंदर कितना चार्ज है, -3Q, तो इसके सरफेस पे कितना इंड्यूस हो जाएगा, -3Q, तो 3Q, ताकि टोटल क्या हो जाए, 0। अरे इस मेटल के अंदर ले लेंगे गॉसियन सरफेस, तो कि यहां कितना चार्ज आ जाएगा अंदर वाले पे, और यहां 3Q आ गया तो बाहर सिर्फ कितना बचेगा, 3Q, खत्म। ये हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बना लेना। ठीक, अब अगला कहानी क्या बोल रहा है कि जब स्विच जोड़ देंगे तो क्या क्या चार्ज होगा, तो कितना कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो मान लिए स्विच जोड़ दिए, इस पे चार्ज Q से मान लिए बदल के हो गया X, और इस पे बदल के हो गया Y। पिछला पे कैसे बदलेगा बे, वो तो आइसोलेटेड है, उसका चार्ज कैसे बदल दिया तू, यही तो बोल रहे तब से कि उसका कोई कनेक्शन नहीं है, गधा। अच्छा इन दोनों का जो टोटल चार्ज था वो अभी भी वही रहेगा, कितना था, Q + 6Q यानी 7Q। क्यों, चार्ज इज कंजर्व। पहला इक्वेशन अननोन, 2 बचपन से परेशान कर रहा, इक्वेशन एंड अननोन्स, कहानी वही आएगी, 2 अननोन तो 2 इक्वेशन। कुछ नहीं समझ में आ रहा सर, आ रहा, अच्छा कहां से ही परेशान करना शुरू किया था, वेक्टर से बे, 2 अननोन 2 इक्वेशन। ठीक है, काइनेमेटिक्स में ढेर बार आया होगा, क्वाड्रेटिक भी आया था काइनेमेटिक्स, बताते थे कि देखो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम कितना सॉल्यूशन हो सकता है, मिनिमम कितना सॉल्यूशन, सब बताएं, कुछ याद है नहीं। चलो अगला इक्वेशन कहां से आएगा, जैसे ही दोनों कंडक्टर को जोड़े तो इसका और इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। और स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल लिखना आता है हमको, आता है ना, नेट पोटेंशियल लिखना है, नेट पोटेंशियल, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले समझाए थे। चलो तो लिखना शुरू करते हैं, इसका पोटेंशियल लिखेंगे तो इसका पोटेंशियल इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, तीनों के कारण। तो पोटेंशियल जो छोटे वाले का, ये अंदर वाले का क्या लिखोगे, KX/R प्लस, इसके अंदर है तो जो इसका रेडियस है सीधा सीधा उसके बराबर हो जाएगा, K - 4Q/2R, और इसके भी अंदर है तो KY/4R बराबर इसका पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल लिखेंगे तो अंदर वाले के कारण पहले लिखो, KX/4R प्लस K/4R, इस सब के लिए बाहर वाला पॉइंट है, प्लस KY/4R। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, ऐसा तो Y गायब हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो, Y गायब हो जाएगा क्या, 0 = 0 आ गया, अबे ये घूसा मार देंगे बे, तो X7 आ जाएगा। Y 0 कहाँ है बे, तो पगला है क्या, हाँ करो, अभी भी हम ही से करवाओगे, इससे आसान तो कुछ नहीं होगा।
लोग का हम ही कर देते हैं। 3kx/4r और ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा k-4q/4r। तो ये हो जाएगा कितना आएगा -kq/r 4q बाय तो x कितना है 0। तो हमको लगता है गलत किए हो तुम लोग। हाँ नहीं आएगा। अबे हमको ऐसे ही दिख रहा, तुम लोग इतना ये kq/r है और ये kx/r है और ये kx/4r है, तो 3/4 बचेगा। अरे 4/4 में से 1/4 जाएगा तो 3/4 बचेगा, ठीक है। और ये है -4q/2r और ये है -4q/4r, तो 1/4 बचेगा। वो 2/4 है, ये 1/4 है, तो उसमें से 1/4 बचेगा सिर्फ। तो नीचे भी 4 ऊपर भी 4, वो भी कैंसिल आउट हो जाए। हम तो ऐसे ही जोड़ दिए मुझवानी, ठीक है। तो ये कितना आ गया देख लो आप लोग सही से करके, हो सकता है हम गलत। अब x निकल गया तो y निकाल लो, खत्म। x निकल गया तो y निकल गया, जो भी है, ठीक है। अब ठीक है, पक्का, खत्म। कल बचेगा एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है अर्थिंग ऑफ कंडक्टर, और जो सवाल एक दो बच्चा डिस्कशन के लिए अच्छा, उसको डिस्कस करके कल कहानी